तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं स्वयं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से दोस्तों को जोड़ लीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए मेरे भाई। आज बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र के बारे में, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले आपका लेक्चर अपलोड हो चुका है पेपर 1 से संबंधित, मतलब लोक प्रशासन के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके यूट्यूब चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोड हो चुकी है। उसको देखिए जा करके, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, उनको पढ़ करके एग्जाम में जाइए और आसानी से अपनी परीक्षा को देने का प्रयास करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में। आखिरकार भारतीय राजनीतिक विचार जो चैप्टर है आपका, मतलब कि जो पेपर है, उससे किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। न्यू मॉडल पेपर होगा यह 2021 का, और ध्यान रखें कोरोना के बाद वाला एक प्रकार से नए तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे कैसे पैटर्न होंगे, कितने कितने शब्दों में लिखना होगा, एक क्वेश्चन के आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, इन सभी को बताने का भी प्रयास करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट से लाइक कर दीजिए, एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लाइक अवश्य किया करिए। लाइक एक प्रकार से आपका बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से मोटिव देता है, मुझको मोटिवेट बना देता है और मैं वीडियो बनाने पर मजबूर होता हूँ आपके कमेंट्स के माध्यम से। लगातार आप कमेंट्स करते हैं, दर्शन शास्त्र के मेरे वीडियो पर व्यू नहीं आते, सैन्य विज्ञान के वीडियो पर व्यू नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं उसकी वीडियो अपलोड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कुछ हैं जिनके लिए कोई वीडियो अवेलेबल नहीं कहीं पर भी, तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि वह बच्चे एक प्रकार से अगर मेरे ऊपर डिपेंड है तो क्यों ना मैं उनको अच्छा कंटेंट दूं, एक प्रकार से ऐसा कंटेंट दूं कि ताकि वह दोबारा से मेरे चैनल से जुड़ सकें। और मेरे प्यारे दोस्तों, बात करें कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो है क्लास मतलब कि BA फर्स्ट ईयर में जुड़े थे और अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मतलब थर्ड ईयर में। लगातार कम से कम मेरे पास 150 से 200 बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप से मेरे जुड़े हुए हैं, और वो लगातार मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं एक प्रकार से मतलब कि ग्रुप में जुड़े हैं, तो उनको शायद उतने सही तरीके से ना जानूं, लेकिन पर्सनली जुड़े मेरे साथ, उनका गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब आता रहता है, बराबर बाकायदा आता रहता है। ठीक, तो मैंने देखा तो वो बता रहे हैं कि सर पूरा का पूरा आपके ही मॉडल पेपर से आता है, तमाम सारी चीज़ें। और आप देखे होंगे यूट्यूब पर भी तमाम सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, और लगातार आप पेपर जाकर के मिला लीजिएगा कभी भी, तो उसमें देखेंगे तमाम सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पेपर का भी नाम भारतीय राजनीतिक विचार होगा तो यहाँ से आपको अवश्य प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, आपके सामने प्रस्तुत है। सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर करेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, पेपर 2 BA थर्ड ईयर। ओके, चलिए यहाँ पर आपके सामने पेपर 2 प्रदर्शित हो चुका मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के आपके जो नाम है वह भी यहाँ पर अंकित होने का प्रयास किया गया, मतलब अंकित है, दिखाई पड़ा होगा आपको। ठीक, भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार या विचारक, तो भारतीय राजनीतिक विचार या विचारक कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि विचार जो देंगे वह विचारक लोग ही देंगे। तो भारत के लोग अगर कोई विचार देते हैं तो उनको विचारक कहते हैं, और उनके द्वारा दी गई जो वक्तव्य होती है, जो एक प्रकार से जो सिद्धांत या फिर जो भी कुछ बातें होती हैं, जो दर्शन देते हैं, उन्हीं को हम विचार कहते हैं। विचार को ही हम दर्शन कहते हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। दर्शन मतलब विचार, विचार मतलब दर्शन, और विचारों के पुंज को, दर्शन के पुंज को हम शिक्षा कहते हैं। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट में यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे पहले पेपर 1 में हमने आपको पूरा का पूरा मॉडल समझा दिया था कैसे पेपर आता है। यहाँ पर आपको नोट जरूर पढ़ना, कभी भी कोई परीक्षा देने जाए तो नोट जरूर पढ़ें, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। यहाँ पर देखें, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 प्रश्न, मतलब कि 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र बटा हुआ है, और इन तीनों में से आपको उनके अकॉर्डिंग जो निर्देश दिए गए उसी के हिसाब से पेपर को हल करना है। खंड आ से अति लघुत्तरीय, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड चला आ रहा है। वहीं बात की जाए, खंड आ से पहले आपके 10 प्रश्न पूछे जाते थे, अब भी 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे अधिकतर विश्वविद्यालय में, और कहीं कहीं पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखिएगा। यहाँ ये सभी के लिए है कि जो 50 नंबर 50 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना होता था, वो आपको 40 शब्दों में अब लिखने को मिलेगा। यह बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में हो। अब आपको 40 सभी अगर लिखा मिलेगा तो सबका सब करना है, अगर लिखा रहेगा किन्हीं 5 प्रश्नों की तो 5 प्रश्नों को करने हैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि लगभग आपके 10 के 10 को देंगे। तो 3-4 पेपर मुझे मिले हैं विश्वविद्यालय के जिनमें आपको 5 प्रश्न, बाकी सब में 10 प्रश्न ही दिए थे करने को। देखते हैं, पहला
अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताएं बताइए। क्या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो सामान्य रूप से विशेषताएं रही हैं उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और एक प्रकार से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप कि आखिरकार जो प्राचीन भारत रहा है, प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, उनकी जो सामान्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होती थी, इसके बारे में आपको 40 शब्दों में बताना था। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है, शुक्र नीति की देन क्या है। शुक्र नीति की देन क्या है, शुक्र नीति की क्या देन है, यह भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपके सीरीज वगैरह में कहीं पर पुस्तक वगैरह में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ढूंढिएगा, यह प्रश्न अवश्य मिलेगा आपको। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना अधिक मात्रा में जताई जा सकती है। ओके, ध्यान रखेंगे। इसको आपने देखा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। क्या दिया है, महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक विचार बताइए। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह विचारक है, ध्यान रखेंगे। इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विचार भी दिए हैं और ध्यान रखेंगे, और इनके विचार भी ठीक ठाक मात्रा में प्रचलित है भारतीय समाज की दृष्टि से देखा जाए। क्या नाम है इनका भाई, क्या नाम है, सभी लोग चैट सेशन में एक बार लिखेंगे ताकि आपको यह चीज़ें याद रहे, भूलने मत आप। ठीक, चलिए फटाफट से लिखिए आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं हमको, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, महाभारत का राजनीतिक चिंतन। महाभारत का राजनीतिक चिंतन, आखिरकार महाभारत में कौन कौन से राजनीतिक विचार चल रहे थे, उसमें राजनीतिक चिंतन किस प्रकार से थे, इसके बारे में आपको बताना है, यह भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जे की गोखले, मतलब जी के गोखले, जी की मतलब होता है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का राष्ट्रवाद से संबंधित दृष्टिकोण क्या रहा है। राष्ट्रवाद, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले क्या रहे हैं भाई, शुरुआत से ही राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि उनका राष्ट्रवाद के जो विचारक है, मतलब कि उनसे राष्ट्रवाद से संबंधित जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार से था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही एक प्रकार से गोखले अपने विचारों में एक प्रकार से उदारवादी थी, मतलब उदारवादी भी थे, इस बात से हम नकार नहीं सकते। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। रानाडे के भी एक प्रकार से जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इनके भी राजनीतिक विचार जो है स्वतंत्रता से संबंधित थे। रानाडे के अनुसार बात की जाए तो स्वतंत्रता का अभिप्राय मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना होता था, शासन द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। और इन्होंने बताया, एक सन लगभग 1893 की बात है, सन 1893 में जो है रानाडे साहब ने कहा था कि व्यक्ति को दंड देने के पहले, इन्होंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति को दंड देना है तो उसके पहले कानून बता लेना चाहिए उसको, मतलब कि कानून बना लेना चाहिए कि आखिरकार किस कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जाए, कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दंड को एक प्रकार से दिया जाए, ताकि मतलब कि यह पता चले कि हाँ भाई किसके कारण से उसको दंड मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कानून नहीं बना और आप दंड दे दें उसको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन्होंने क्या कहा था 1893 में कि कोई व्यक्ति, एक प्रकार से कहा कि व्यक्ति को दंड देने से पहले कानून बना लेना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाएगा। ठीक, राज्य अपने सर्वोत्तम नागरिकों की शक्ति, विवेक, दया और उदारता का प्रतिनिधित्व करता है। ये विचार थे स्वतंत्रता से संबंधित किसके, रानाडे साहब के। ठीक, ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं, जी के गोखले का राष्ट्रवाद भी एक प्रकार से बड़ा ही धाकड़ रहा है। अब किसी दिन हम चर्चा करेंगे विस्तार से इन सभी मुद्दों पर कि क्या क्या रहा है। एक प्रकार से इनके विचार, इन्होंने जो है एक प्रकार से सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के तमाम सारे भी सुझाव भी दिए थे। और जो है कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या गोखले अंग्रेजी शासक के समर्थक थे। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जो है गोखले साहब अंग्रेजी शासन के समर्थक थे। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इनको माना जाता रहा है क्योंकि भारत और इंग्लैंड के मध्य सहयोग वगैरह जो होता था कहीं ना कहीं पे इन्हीं के माध्यम से हुआ करता था। तो अब हम चर्चा करेंगे किसी दिन इनके बारे में, ठीक, विस्तार से, और प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बारे में तिलक के विचार क्या थे। तिलक यानी जो बीजी तिलक होते हैं, मतलब कि बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल जो थे, या गर्म दल के नेता कहा जाए, मतलब कि एक प्रकार से कहे जाते थे। और उस समय स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत योगदान रहा है, इस बात से कोई भुला नहीं सकता। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपसे पूछ रहा है,
ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए तो बहुत पढ़ लीजिएगा इस विचार को। स्वतंत्रता के बारे में जो बीजी तिलक का विचार है पढ़ लीजिएगा। जेपी गोखले मतलब जीके गोखले का पढ़ लीजिएगा। रानडे साहब का पढ़ लीजिएगा। ठीक, महाभारत के विचारों को पढ़ लीजिएगा। गांधी दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो गांधी दर्शन के स्रोत भी पढ़ लीजिएगा। आखिरकार जो गांधी जी के दर्शन मतलब होता है विचार, तो गांधी जी के जो विचार हैं वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा एग्जाम्स में, पंचशील के प्रणेता के रूप में नेहरू के विचार, जो पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया था नेहरू महोदय ने, इसके क्या क्या विचार थे इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। पंचशील का सिद्धांत क्या था? पंचशील का सिद्धांत था, पहला सिद्धांत क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, कि एक दूसरे की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। दूसरा था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तीसरा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा था कि समानता एवं पारस्परिक सहयोग बनाए रखेंगे हम लोग दुनिया में। पांचवा था कि शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व रहेगा, मतलब कोऑपरेटिव रहेगा, एक प्रकार से सह अस्तित्व रहेगा हम लोगों का, एक प्रकार साथ साथ हम लोग रहेंगे। ये पंचशील सिद्धांत एक प्रकार से 5 सिद्धांत थे जो किसने दिया था इसको किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? इसको दिया था आपके किसने? तो नेहरू साहब ने दिया था पंचशील सिद्धांत। ठीक, ध्यान रखेंगे। गांधी जी का बहुत सारे विचार है, राय संबंधी विचार है, न्यायशीलता का सिद्धांत है, सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने स्पष्ट किया। गांधी जी को एक प्रकार से एक समाजवादी विचारक भी कहा जाता है। तमाम प्रकार के गांधी जी के विचार थे। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझा देंगे किसी दिन गांधीवाद का जो है न्यायशीलता सिद्धांत क्या था। ठीक, यह भी इंपॉर्टेंट, गांधी जी का न्यायशीलता सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी विचार क्या थे? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण के सर्वोदय संबंधी जो विचार थे वह क्या थे? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहीं खंडबा से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम से देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। खंडबा देखेंगे आप सभी लोग, लघु उत्तरीय। पहले आपको यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, और पहले प्रश्न आपको मतलब 5 प्रश्नों के उत्तर को मिलाकर के आपको देने होते थे, 5 दिए होते थे, अथवा करके एक दिया होता था, मतलब 10 दिए होते थे, 5 करने होते थे, और 200 शब्दों में आपको करना होता था। लेकिन अब आपको 150 शब्दों में करना है, और आपको 3 प्रश्न ही करने होंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट देखें आप सभी लोग, मनुस्मृति में वर्णित राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? मनुस्मृति में वर्णित राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? यह भी आपसे पूछा रहा, मनुस्मृति में राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? ठीक, ध्यान रखेंगे, यह भी पूछा सकते हैं एग्जाम्स में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन का पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन पढ़ लीजिएगा, उसके परीक्षण को लेकर के प्रश्न एग्जाम से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, भारतीय पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन को लेकर के प्रश्न पढ़ लीजिएगा। भारतीय पुनर्जागरण की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उसके बारे में पूछा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा सकता है, राष्ट्रवाद पर जो अरविंद थे, अरविंद घोष के विचारों का विवेचन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक चिंतन को गांधी जी की मतलब कि राजनीतिक चिंतन को गांधी जी की क्या देन है, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। ओके, अथवा अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, M.N. राय के उग्र मानववाद, क्या M.N. राय व्यक्ति जो थे उनके उग्र मानववाद की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, कि क्या गांधी के विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं, ये आपसे पूछ सकता है। एक प्रकार से यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि क्या जो है गांधी के विचार जो हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, मतलब ठीक ठाक हैं। ठीक, यही पूछ रहा आपसे कि वर्तमान में जो गांधी जी के विचार थे उस पर अगर कोई व्यक्ति चले तो ठीक ठाक तरीके से रह सकता है, या फिर उनके ठीक ठाक है मतलब कि लोग पसंद करते हैं उसको, नहीं पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के क्या थे? जनक थे। इस कथन का परीक्षण कीजिए कि आखिरकार राजा राम मोहन राय को अगर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, क्या वह ऐसा थे या नहीं थे। इस बात पर एक प्रकार से आप तुलना करें, जो भी थे आप बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, 6वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए, यानी चाणक्य के जो राजनीतिक विचार थे। भैया चाणक्य जो थे उन्होंने तो सारे के सारे राजनीतिक विचार दिए थे, चाणक्य ने ही तो राजनीतिक विचार दिए थे। राज्य के प्रकार इन्होंने बताए थे कि राज्य जो होते हैं 5 अच्छे प्रकार के राज्यों के बारे में इन्होंने बताई थी। और क्या क्या बताया था कि जो है जन कल्याण के लिए क्षेत्र का विचार, उसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के प्रकार बताए थे इन्होंने। ठीक, उन्होंने बताया था बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, आर्थिक विकास, वर्णाश्रम के पालन की व्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं पे राज्य के कार्य बताए थे। किसने? तो राज्य के कार्य किसने बताए थे? अब कौटिल्य ने बताए थे कि राज्य को एक प्रकार जन कल्याण को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए, क्षेत्र का अपने मतलब कि क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, क्षेत्रों पर विचार करना चाहिए, अपने शांति
व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, ठीक, बाह्य आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए राज्य की, आर्थिक विकास करना चाहिए अपने राज्य का, और वर्णाश्रम के पालन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे ऐसे वर्णाश्रम समझते हैं, जो है ब्राह्मण वस्य मुखामासीद बाहुराज जान्य करता उर्दस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। समाजवाद तथा समग्र क्रांति के विषय में जयप्रकाश नारायण के विचारों का वर्णन कीजिए। समाजवाद तथा समग्र राजनीति मतलब समग्र क्रांति के विषय में जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनके विचारों में आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका सा आता है, मतलब कि अगला खंड सा है, और खंड सा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखें, यहाँ पर पहले नोट में लिखा रहता था किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उसको 500 शब्दों में आपको लिखना होता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 400 शब्दों में लिखना होगा, और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं, किन्हीं 1 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक, यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्य एवं अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों की समीक्षा कीजिए। क्या? सत्य एवं अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, तिलक मतलब राजनीतिक अतिवाद एवं सामाजिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, राजनीतिक अतिवाद, क्या राजनीतिक अतिवाद एवं सामाजिक प्रतिक्रिया का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी व्याख्या करने को आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, समाजवाद तथा पंथ निरपेक्षता पर JS नेहरू JL नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके विचारों की परीक्षा कीजिए। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के बारे में उन्होंने क्या बताया? पंथ निरपेक्ष मतलब जो धर्म निरपेक्ष कंट्री होती है, मतलब कि एक प्रकार से जो एक प्रकार सॉवरेन नहीं बोल सकते इसको, पंथ निरपेक्ष को अंग्रेजी में कुछ बोला जाता है, मुझे ध्यान में इस समय नहीं आ रहा है। ठीक, इस बात ध्यान रखेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें जिनको पता है। वैसे मुझे अभी मतलब पता नहीं क्यों ऐसी बातें होती कि छोटी छोटी बातें कभी कभी भूल जाओ। चले, तो समाजवाद और उसके बाद में पंथ निरपेक्षता, ठीक, इनके बारे में आप जो है ध्यान रखेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का मतलब कि जो है देश का कोई अपना धर्म ना हो, देश कोई किसी भी पंथ को माने ना, मतलब सभी को माने, बराबर से माने। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ है, तो हिंदू धर्म या हिंदू एक प्रकार से मुस्लिम धर्म या सिख धर्म, पारसी, बौद्ध, ईसाई, ये सारे के सारे जो धर्म हैं इनको समान रूप से देखे, और बाकी भारत का अपना कोई धर्म ना हो। किसी भी देश का अगर किस मानते जो पाकिस्तान है वह धर्म एक प्रकार से धार्मिक राज्य है। पाकिस्तान क्या धार्मिक देश है। जब भी संविधान की बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, उसमें राज्य का मतलब देश से लिया जाता है, ना कि राज्य से लिया जाता है, प्रदेश से। ठीक, तो पाकिस्तान कैसा है? वह धार्मिक कंट्री है, बट जो इंडिया अपनी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष कंट्री है अपनी। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर JL नेहरू की क्या क्या विचार रहे हैं पंथ निरपेक्षता पर और समाजवाद पर, इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, प्राचीन भारत में अंतर राज्यीय संबंधों पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। अर्थात प्राचीन भारत में अंतर्राज्यीय, अंतर मतलब होता है कि एक राज्य से बाहर वाला, ठीक, तो मतलब कैसे मान लेते दूसरे किसी राज्य के बारे में क्या क्या विचार होते थे। ये कौटिल्य जो थे, मतलब चाणक्य जी जो थे, उन्होंने क्या विचार दिए थे कि अगर अर्थात भारत का कोई राज्य है, मान लेते कोई मतलब कि एक प्रकार से राज्य हुआ करते थे, उसके राजा होते थे। अब राजा मान लेते हैं, अब उनसे बगल वाला कोई राजा जो कि भारत का ही है, तो उनके बारे में क्या क्या विचार उन्होंने बताए थे कौटिल्य ने, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। आगे देखते 33 प्रश्न पत्र आपका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, इसको जल्द ही आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।